नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बुरास में। और फसक कार्यक्रम के तहत समय समय पर हमारा प्रयास रहता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में निजी स्तर पर जो बहुत खूबसूरत प्रयास हो रहे हैं उनको देश दुनिया तक लाया जाए और कहीं ना कहीं प्रेरणा पुंज के रूप में हमारी नई पीढ़ी के बच्चे और आसपास के लोग प्रेरणा लेते हुए उन कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ें। तो आज मेरे साथ हैं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर हमारे क्षेत्र बागेश्वर, और न केवल बागेश्वर बल्कि पूरे उत्तराखंड में, जिनको हम सभी लोग जानते हैं प्रेरणा स्रोत के रूप में, वृक्ष मित्र के रूप में आपको हम जानते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मूल रूप से मैं डिडिहाट से हूँ। यहाँ पर वृक्ष मित्र दामोदर सर को हम जानते हैं। शांति कुंज क्षेत्र में उनके बहुत सारे अभिनव प्रयास हमने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। इसी क्रम में जिनके साथ आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, वृक्ष मित्र आदरणीय किशन मल्लड़ा जी। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण जैसे बृहद जो कि चिंतन का विषय आज विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौर में, ऐसे में वृक्षारोपण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए आदरणीय मल्लड़ा जी ने हमारे क्षेत्र को प्रकृति के प्रति जुड़ने और प्रकृति को कुछ न कुछ अपनी ओर से भी वापस देने की प्रेरणा के साथ ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम संचालित किए हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। महोदय, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल बुरांस में। आपको, आपके चैनल बुरांस को। और जैसा कि अक्सर हम लोग पहाड़ की बात करते हैं, और सिर्फ हम नहीं करते, कई मंचों पे पहाड़ की बात होती है, लेकिन धरातल पर काम करने वाले लोग बिल्कुल अलग तरह से काम कर रहे हैं। उनका जिक्र बहुत ज़्यादा हो पाता है, ऐसा मुझे तो कम लगता है। इसी प्रयास से फसक एक कार्यक्रम के तहत एक सीरीज़ में आजकल चला रहा हूँ। इसमें हम अपने आसपास के विशेष रूप से अपने स्थानीय क्षेत्रीय लोगों को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि जो स्थापित लोग हैं उनके पीछे मीडिया की भी लंबी लाइन है। लोग उनसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में जंगल में रहकर कई लोग एकलव्य जैसी साधना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत इतने अच्छे ढंग से जानते नहीं। हालांकि ये विषय आपको लेकर नहीं कह रहा, क्योंकि आपके बारे में तो हमारा क्षेत्र बहुत अच्छे ढंग से परिचित है और अनेक कार्यक्रमों में मैंने दूर से आपको देखा भी है। मेरा सौभाग्य है आपसे आज प्रत्यक्ष रूप से मिलने का अवसर मिला। तो सर, सबसे पहले बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहूँगा कि अपने परिचय के साथ हम लोग बात को शुरू करेंगे। किशन मल्लड़ा जी को हम एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में जानते हैं, वृक्ष मित्र के रूप में जानते हैं। उससे पहले आपके परिवार और अन्य विषयों पे बातें कम होती हैं, क्योंकि जब भी आपका जिक्र होता है तो पर्यावरण और वृक्षों की बातें ज़्यादा होती हैं। तो सर, अपने परिवार की पृष्ठभूमि से शुरू करते हुए कैसे आपके मन में विचार आया और कहाँ कैसे बचपन के दिन रहे? मेरा नाम किशन सिंह मल्लड़ा, मेरी माताजी का नाम श्रीमती देवकी देवी और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हिम्मत सिंह मल्लड़ा जी, और मेरा निवास स्थान ग्राम मंडल सेरा, तहसील जनपद बागेश्वर का निवासी हूँ। तो मुझे बचपन से ही जो हमारे चारों तरफ वातावरण होता है, हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि हमें प्रकृति से जुड़ने का बहुत नज़दीक से करीब से एक माहौल हम देखते हैं। इसी माहौल को देखते हुए मैं भी पहाड़ में रहा हूँ, पला हूँ। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ की जो जैव विविधता जिसे हम आज समझते हैं, उस पर कमी पाई जा रही है। जैसे पानी के जल स्रोतों का संकट, चारे पत्ती का संकट, ये हमने बचपन से देख रखा है। तो मन में विचार आया कि कुछ इस प्रकार का काम करा जाए ताकि जो हमारी मातृ शक्ति है और यहाँ के जो आबोहवा है और हमारे जो आर्थिक साधन है, हमारे जो पशुधन है, हमारी जो खेती है, इस कार्य को संपन्न करते हुए हम अपने मवेशियों के चारा पत्ती के लिए भी दूर दराज न जाना पड़े, पानी के लिए घंटों कुएरे में न बैठना पड़े। तो ये मन में विचार आए तो हमने अपने जो जल स्रोत हमारे यहाँ का बहुत कम हो गया था, सन 84 से लगातार उसमें वृक्षारोपण की शुरुआत की। और उसके बाद
पेड़ों की जब कमी होने लगी तो मैंने 1990 में अपनी पूजनीय माता जी के नाम से देवकी लघु वाटिका की स्थापना मंडल सिरे में कर दी और करीब 3 जगह मैंने नर्सरियाँ बनवाई। वर्तमान में अब शरीर ऐसा हो गया कि एक ही जगह देवकी लघु वाटिका स्थापित है और अपने मन में एक लक्ष्य रखा कि मैं 1 करोड़ पौधे लगाऊंगा। लेकिन फिर मन में विचार आया कि 1 करोड़ पौधे कहाँ से और कैसे लगेंगे, और उनमें कुछ हमने प्रजातियां तय की, तो उन्हीं पे काम किया जो बहुपयोगी हैं, जो विलुप्त प्रजाति पे है। जैसे सिलिंग के पौधे की बात मैं आपसे करूं, सिलिंग के नाम से हमारे कुमाऊं में 20-25 गांव हैं और कई 7 ऐसे सिलेंग, तो 8 सात सिलेंग हमारे सात पिथौरागढ़ सिलिंग, में भी। 8 सिलिंग आपके यहाँ, दैना सिलिंग, अच्छा, सिलिंग चोरोटी अच्छा बनकोट में सिलिंग के पेड़ पे पेड़ ये पर नाम है। नाम है, अच्छा, और जॉय सिलिंग आपके ताकुला ब्लॉक में, जी, जी, और टोटा सिलिंग आपके सोमेश्वर कौसानी में, ये जी। सिलिंग के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। और सिलिंग चरोटी एक शब्द होता है, चंद्राणी शब्द, मतलब शुद्धता से। तो जिन जल स्रोत के आसपास सिलिंग के पौधे आज भी हैं, उनका पानी दवाई का काम करता है। तो मेरा ये प्रयास है कि किसी तरह से सिलिंग के जंगल बने। लेकिन सिलिंग के किस्से किस्से रह गए। 2002 से मैं लगातार जब सिलिंग पर काम कर रहा हूँ, तो अभी 2022 में समझ में आया कि सिलिंग जर्मिनेट कैसे होता है, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है। कहीं माना आपके पास 10 पौधे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 में फ्लावरिंग होगी, एक 2-4 पौधे में फ्लावरिंग होगी, बड़ी मुश्किल से एक आध पौधे में सीड तैयार होती है। फिर उसके बाद वो बड़े प्राकृतिक वातावरण में जम पाती है, उसका नया पौधा बनता है। इसलिए सिलिंग के पौधे आज बहुत कम स्थानों में दिखाई दिए जा रहे हैं। तो हम सिलिंग पर काम कर रहे मंदिरों हैं में अक्सर प्रयोग किया जाता जी। है तो क्योंकि सिलिंग के खुशबू खुशबू देते खुशबू हैं। तो बहुत अच्छे उसकी अक्टूबर-नवंबर में फूल की महक है, और उसकी हम तुड़ाई करके बहुत अच्छा परफ्यूम, बहुत अच्छी वाइन, बहुत अच्छा जूस, ये कारोबार कर सकते हैं, सबसे सघन चाहूँगा। तो 2002 से हमने चंदन पर काम किया, तो आज बागेश्वर में हमारे पास हज़ारों चंदन के पौधे बीज दे रहे हैं, और बीज जो पक्षी प्रसार से स्वतः इधर उधर फैल रहा है, और उसमें ज़्यादा मेहनत की चंदन को कोई आवश्यकता नहीं होती। वो परजीवी है, किसी भी झाड़ में, हिसारों में गिरे, किलमुड़ी में गिरे, किसी पेड़ की जड़ पर गिरे, वो उससे अपना भोजन कर लेता है। तो चंदन भी एक हमारे वहाँ आय का अच्छा साधन बन रहा है। और आज कई लोग चंदन की खेती के साथ अपने वहाँ की आबो हवा, जैसे आपके वहाँ पांगर का है तो जी, पांगर जी, की खेती कर पागल। रहे हैं, कापल का है तो कापल की खेती कर रहे हैं, अमरूद आपके वहाँ अच्छा हो रहा तो अमरूद कर रहे हैं, दाड़िम आपके वहाँ हो रहा तो दाड़िम की खेती चंदन के जी, साथ जी, कर रहे जी, हैं, जी। अनार की खेती उसके साथ, मतलब चंदन के साथ साथ ना बहुपयोगी फसलों का भी वो कर रहे हैं। जी, और जी। उसके बाद 2012 से मुझे पता चला कि हमारे वहाँ जो कौल का पौधा होता है, कहीं उसको सोन कौल भी कहते हैं, दूसरा एक बेदू और कटमरा का पौधा है। तो आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ मुगा रेशम पर काम होता है, जी। और मुगा रेशम की खेती के हिसाब से डेवलप किया जाता है, उसे अन्य नाम नहीं, खेती उसका नाम रखा गया है। तो 2012 से हमारे वहाँ मंडल शहर में हमने उसका काम किया, उसके साइंटिस्ट वैज्ञानिक आए। तो 2022 में पिछले वर्ष मुगा की पहली फसल उत्तराखंड में ली गई, जो सक्सेस रही। जी, फिर उसके बाद दूसरी फसल वाटिका में स्वयं तितली डेवलप करके और अंडे हुए, उससे हमने दूसरी फसल ली। तो पूरा एक इतना अंदाजा है कि इसकी खेती हम कैसे करें। जी, जी। 2012 से जब मुगा पे काम कर रहे थे तो देखा कि भाई हमारे खेत तो खाली पेड़ से बंजर हो गए, तो उस पर हमने एक फसल उत्पादन का काम करा। जैसे हमारे वहाँ की आबो हवा थी, हमने उस पर हल्दी लगाई, बन हल्दी लगाई, कपूर कचरी उस पर, और एलोवेरा उसमें लगा रखी है, ब्राह्मी उसमें डाल रखी है, किलमोड़ी जगह जगह पर खाली स्थानों पर लगा रखी है, रोजमेरी उसमें लगा रखी है, लेमन ग्रास उसमें लगा रखी है, और अदरक उसमें लगा रखा है, पिनालू गडरी उसमें लगा रखी है। तो करीब 10 फसलों का उसमें एक ऐसा समूह बना रखा है। उसको उसमें पिनालू गडरी को छोड़ के बाकी सारी फसलें जंगली पशुओं से सुरक्षित हैं। तो अच्छा। आज जो हमारे यहाँ जंगली जानवरों का, जंगली पशुओं का बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो प्रकृति का नियम है कि बदलाव, तो मनुष्य भी अपने खान पान को प्राकृतिक रखे और उसके बाद प्राकृतिक वातावरण से जुड़े और जिस प्रकार की क्रियाकलाप करे कि उसका भी काम चल जाए और जंगली जानवर भी सुरक्षित हो जाए, जी, तो जी, कुछ खेती बता। तो करीब कोरोना काल से 250 किसान कम से कम मुगा रेशम से जुड़ चुके हैं। अच्छा। 500 परिवारों को हमने मुगा के पौधे उपलब्ध कराए हैं, और पिछले साल 7 जगह ये कार्यक्रम सफल रहा मुगा का, और 15,000 कूकन मुगा रेशम के जनपद बागेश्वर में तैयार हुए। इस बार 28 अप्रैल को पुनः फिर वो सीड वाटिका में छोड़ी गई है, जी। और पूरा उसमें साइंटिस्टों का भी सहयोग है। तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अगली बार से हम उसकी सीड को भी यहीं जर्मिनेट करेंगे, और प्रिजर्व करने के लिए उसका केंद्र भी यहाँ पर स्वीकृत उन्होंने कर लिया है। बाकायदा पिछली बार 7 जगह ट्रायल किया था, तो इस बार बागेश्वर में 9 जगह मुगा रेशम की खेती का ट्रायल हो रहा है। तो
एक रोजगार के लिए बहुत अच्छा साधन हमारा तो बन माने बार ये काम केवल बागेश्वर जनपद में हो रहा है या फिर अन्य स्थानों पर भी आप? क्योंकि सर बहुत अच्छा पूछा आपने। मुगा बोल्ड के तो लगभग साइंटिस्ट तो प्रत्येक जिले में हैं, क्योंकि जी आसाम के बाद दूसरा प्रदेश उत्तराखंड है जहाँ मुगा रेशम की अपार संभावनाएं हैं, और यहाँ का कौल का पौधा, यहाँ का मूल पौधा है। सिर्फ यहाँ के लोगों को उससे जुड़ना और जन जागरूकता वाली बात है। यदि कोई किसान मुगा रेशम की खेती से जुड़ना चाहे, वो मुझसे भी सीधा संपर्क कर सकता है, जी और मेरे माध्यम से वो मैं उनको मुगा बोल्ड से भी मिला सकता हूँ। जी और जी बागेश्वर कार्यालय में भी कभी वो आएँ, मेरी मदद उनको आवश्यकता पड़ती है, मुझसे संपर्क करें, तो वो अपने वहाँ भी मुगा के बगीचे लगाएं। और मुगा के साथ जो मैं फसलें बता रहा हूँ, शायद हो सके आपके वहाँ कुटकी भी होगी, अन्य और जड़ी बूटियाँ होंगी, तो ऐसी फसलें मुगा के साथ 8-10 हम आसानी से खेती में कर सकते हैं। और मुगा की एक फसल में 35 से 45 दिन का चक्र है। एक जी फसल हम 35 से 45 दिन में ले लेते हैं। यदि हमारे पास मुगा के पत्ते पेड़ उपलब्ध हैं, तो हम अपनी वहाँ की आबो हवा के अनुसार 4 से 5 फसल एक साल में ले लेते हैं। जी जी तो जी 40 दिन में भी एक फसल तैयार हुई, तो 4 पंचे 20, तो 200 दिन का रोजगार हमारा बहुत स्टिक और जी जी पर्यावरण पूरक है। जी जी क्योंकि बाकी जो हम ट्रेसर, रेशम, शहतूत आदि से पैदा करते हैं, उसमें जी जी बाँझ को काटना पड़ता है, शहतूत को काटना पड़ता है। एक मुगा खेती ऐसी है जिसमें बिना काट छांट के, और अच्छा सबसे बड़ा फायदा इसका यह है, इसमें इन्फेक्शन, फंगस ऐसी कोई चीज़ नहीं अच्छा है, और वेस्ट कुछ नहीं जाना है। अच्छा और शहतूत में हम करेंगे, उसमें ट्रे चाहिए, छप्पर चाहिए, अच्छा अलग से एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, और पर डे उसकी बहुत गहन जांच होती है कि कोई फंगस तो उसमें नहीं हो गया। एक भी फंगस अगर आपकी ट्रे में शहतूत में आ गया, पूरी ट्रे डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और महंगाई के हिसाब से सबसे महंगा रेशम पूरे संसार का मुगा रेशम ये है। सर रुद्राक्ष को हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं में एक जी विशेष स्थान प्राप्त है और कई बार कई महात्मा लोग भी आते हैं और कई बार तो व्यापारी भी कह सकते हैं हम लोग आते हैं और पंचमुखी त्रिमुखी और इस तरह से अलग अलग मिथक जोड़ते हुए और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अच्छे की चाह में कई बार जी रुद्राक्ष के लिए बड़े दौड़े भागे फिरते हैं। आपने रुद्राक्ष के पौधे को प्राथमिकता में लिया जैसा मेरी जानकारी में है, कई बार मैं सुनता हूँ और हमारे क्षेत्र में भी रुद्राक्ष के बहुत सारे पौधारोपण कार्यक्रम आपके थ्रू हुए, तो कुछ विशेष प्रजातियों को लेकर ही आप काम कर रहे हैं या तो? हाँ, वो मैंने कहा कि आज बहुत हो हल्ला पर्यावरण पर हो रहा है। मैं मानता हूँ कि पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति अपनी भरपाई स्वयं कर लेती है। जी जी यदि आपको करनी है तो अपनी थोड़ा भरपाई आप करिए, जी और उन पर काम करिए जो विलुप्ति के कगार पे है, जी जो बहुपयोगी हैं, जो जैव विविधता को बढ़ाते हैं, जो मनुष्य के साथ साथ अन्य पशु पक्षियों प्राणियों के लिए भी कारगर, और आर्थिक के साथ साथ रोजगार को भी हमको बढ़ावा दे। इसलिए ऐसे पेड़ों पर काम करा जा रहा है। जैसे मैंने चंदन के बारे में जी बताया, जी 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 और वो सीधे वैसे ही रुद्रांश जो 2002 से हमने अपनी वाटिका में रुद्रांश लगवाया, और 4-5 साल बाद वो फल देने लगा। तो उस फल को भी हमने कई बार बीज जमाव के हिसाब से लगाया, तो पहली बार सक्सेस नहीं हुए, दूसरी बार तीसरी बार में हमने बीज जमाव भी उसमें सफलता प्राप्ति की। तो आज मैं बताऊंगा कि रुद्रांश की जो कटिंग से पौधा बनता है उसकी ड्राइंग अलग होती है, जो अच्छा बीज से बनता है मूल पौधा उसकी अच्छा ड्राइंग अलग होती है। तो उस पौधे को देख के वन विभाग ने भी माना कि ये आपका पहला पौधा है, अब इसकी कटिंग करेंगे, और इसकी एक तो लाइफ ज़्यादा होगी, और इसमें सेब भी अच्छा हो सकता है। अच्छा तो मैंने अनुभव प्राप्त किया कि हमारे वहाँ 2, 3, 4 मुख, तो 95 से 98% तो हमारे वहाँ 3 मुख होता है। तीन मुखी तीन रुद्राक्ष। मुखी रुद्रांश एक ही बागेश्वर में नहीं, हमने देहरादून पौधा लगाया, जी जी हल्द्वानी में पौधा लगा रखा है, कपकोट में पौधा लगा रखा है, गरुड़ लगा रखे हैं, आपके डीडी हाल में, थल में, नाचनी में, और लोहा घाट में, जहाँ भी क्षेत्र से लोग आए, जी पौधे जी जहाँ जहाँ भी लगे, जी जी तो सब में वही है कि 3 मुख, 2 मुख, 4 मुख। तो अब मैं समझ में आया कि जैसे नेपाल में 5 मुख की माला बनती है, तो हम रोजगार की दृष्टि से, देवभूमि उत्तराखंड की दृष्टि से एक रुद्रांश का 3 मुख का हमारा बहुत उत्तराखंड की सुंदर पहचान बन सकता है पहचान बन सकता रुद्राक्ष, है बिल्कुल रुद्रांश सही में। बात है। तो इसलिए रुद्रांश की खेती पर काम कर रहे हैं, और जी बहुत सदाबहार पौधा है, और ढंग से अगर रुद्रांश के पेड़ का अगर हम रख रखाव करें तो वो हमेशा फल बोने से लदा रहता है। ये जी जी रुद्रांश जी की सबसे बड़ी विशेषता है। मधुमक्खियों के लिए शहद के फ्लावरिंग में बहुत अच्छा उसमें वो मिल जाता है, इसलिए रुद्रांश पे काम कर रहे हैं। सर छोटी सी जिंदगी है और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और आप अनवरत प्रयास कर रहे हैं और आपके पीछे की जो पीढ़ी है, अभी तो बिल्कुल नई पीढ़ी की बात करें तो मोबाइल ने सबको अपने तक समेट के रख दिया है।
पहले तो मेरी शुभकामनाएं कि आपने जो सपना देखा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, वो लक्ष्य तक आप जल्दी से जल्दी पहुँचें। आज मन की बात कार्यक्रम में हम लोग बैठे थे और जी जी मुख्य वक्ता के रूप में आपको बुलाने का एक खास मकसद ये भी था कि देश के प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात में कुछ ऐसे अभिनव प्रयासों को लेकर आते हैं, लेकिन कई बार व्यवहारिक रूप से मैं देखता हूँ कि पुरस्कार हो या फिर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो, तो एक प्रक्रिया से उसे गुजरना होता है। तो जैसे हाल ही के दिनों अपने पूरन राठौड़ जी का मन की बात में जिक्र आया, और ऐसे धौल छिना के दिव्यांग कलाकार हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, ऐसे पर्यावरण को लेकर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो पहले तो हम सबकी ये अपेक्षा है कि देश के प्रधानमंत्री जी की मन की बात में कभी न कभी हम आपके इस खूबसूरत प्रयास का वर्णन सुने, देखें। एक व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि अपने जो जी आसपास के, क्योंकि विभागीय तौर पे तो देखिए ये स्पष्ट बात है, मैं आलोचना नहीं कर रहा, उनकी भी अपनी मजबूरियां रहती हैं। विभाग के आधार पे तो प्लांटेशन देखिए हर साल करोड़ों रुपये हम लोग प्लांटेशन में लगाते हैं, और बहुत सारे लोग व्यावसायिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ द्योपा नर्सरी है, बसेड़ा नर्सरी है, तो व्यावसायिक रूप से अच्छी बात है, इस बहाने पेड़ पे वो भी किसी न किसी रूप में प्रकृति सेवा का ही कार्य कर रहे हैं, और बदले में थोड़ा बहुत उनका जो एक कर कह लीजिए प्रकृति का, या फिर मूल्य कह लीजिए, वो निर्धारित है, तो ठीक है, व्यावसायिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी एक अच्छा कार्य कर। लेकिन निजी तौर पे जिस प्रकार से आप इतने वर्षों से लगे हैं, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, आप अपना विषय जरूर रखते हैं कि भैया आने वाले समय के लिए वृक्ष लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और उसमें भी सिर्फ लगाइए मत, इस बात का ख्याल रखिए कि किस पेड़ को लगाने पर हम लंबे समय तक उसको बड़ा होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि पेड़ लगाना तो हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है, और कितना फलीभूत हुए इस तो सब आपसे हमसे छिपा नहीं है। तो इस प्रकार के पुरस्कारों के लिए कभी आप नामित हुए, या फिर प्रशासन की ओर से कभी आपको ऐसा संदेश आया हो कि मलाड़ा साहब आप भी बहुत ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं, और कोई डॉक्यूमेंटेशन कभी बना कि आपने अभी तक कितने पेड़ लगा लिए, कहाँ पर से, किस तरह, मतलब मेरा सीधे सीधे साफ सवाल ये है कि हमारी इच्छा है जी जी कि मन की बात जैसे कार्यक्रम में हम आपके जैसे लोगों के बारे में सुने। अपने उत्तराखंड के अंदर भी बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो कभी इस तरह का सिनेरियो बना क्या? मैं अपने जंगल बनाने में लोगों के साथ शांति वन बनाने में, जहाँ जहाँ मैंने जंगल बनाए, जिन जल स्रोतों पे काम किया जिसके आसपास, तो उनको एक तो शहीदों के नाम पे बनाए। तो ओके, आज बहुत कुल बढ़िया। मैं अभी तक 12 वन बना चुका हूँ, 5 हेक्टेयर से 30 हेक्टेयर पर। जी गरुड़ में, मेला डुंगरी में नंदा स्मृति वाटिका है, जी। 5-6 हज़ार पौधा उसमें बहुत सुंदर हो रहा है अभी। अरे वाह। 2012-13 में बनी थी। जी जी सभी जिला स्तरीय अधिकारी, सभी विद्यालयों के, सभी वन पंचायत सब वहाँ पर पहुँचे, जी तो जी 5,000 पौधे लगे। तो आज करीब 3-4 हज़ार पौधा वहाँ पर सुरक्षित है, जी जी और जो वहाँ की पानी की व्यवस्था थी वो भविष्य में और बढ़ेगी। जी जी। उसके बाद हमने नीलेश्वर पहाड़ी जो बागेश्वर में थी, उसमें भी नंदा स्मृति वाटिका बनाई, नीलेश्वर पर नीलेश्वर में। मंदिर जहाँ तो पे। आज आप दूर से ही देखेंगे, हर साल आग लगने के बाद भी काफ़ी हरियाली नीलेश्वर में है, और लोग जागरूक हो रहे हैं। कोई बर्थडे मना रहा है, कोई अपनों की याद में वहाँ पर पौधरोपण कर रहा है, कोई नामकरण संस्कार में पौधरोपण कर रहा है, क्योंकि हम वाटिका से पौधे उपलब्ध कराते रहते हैं। और 2011 में हमारे 2 वनों को देखने के लिए प्रमुख वन संरक्षक तत्कालीन डॉक्टर RBS रावत, जी उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर ईश्वरी दत्त पांडे जी, हमारे स्टेट के सिल्वीकल्चरिस्ट हुआ करते थे विद्वान डॉक्टर जीवन सिंह मेहता जी, उनका दौरा हमारे शहीद शांति वन में हुआ। जी जी और जो पुनर्जीवित नौला मंडल से रेखा था उसको उन्होंने देखा। तत्कालीन जिलाधिकारी बी षणमुगम जी आए, उन्होंने जो फॉरेस्ट वहाँ पर देखा, तो उनका एक नोटिंग मेरे विजिट बुक में लिखा है कि दिस एरिया इज रीजनरेटेड, अच्छा। वाटर फ्लो लेवल है अरे इंक्रीजिंग, वाह। ये अरे वाह। उनके शब्द हैं। और डॉक्टर IT पांडे जो उत्तर प्रदेश और हमारे प्रथम प्रमुख वन संरक्षक यूपी के उत्तराखंड के रहे जी हैं, जी जी उनका लेख उसमें है, और वो नदी। तो जो पानी की कमी मैंने अपने गांव में बचपन में देख ली थी, आज ऐसी कंडीशन नहीं है। आज हमारी 3 रौलियाँ अरे वाह। पुनर्जीवित हैं, वाह। करीब 15 नल, हर घर नल, हर घर जल की जो बात है, आज मेरे गांव में हर घर में नल है,
हर घर में जल है, और वो स्रोत सरकारी आपके नहीं, गाँव स्रोत आपके वो गाँव में हाँ मौजूद वो है। हमारा व्यक्तिगत गांव का स्रोत हो बहुत गया, बढ़िया बात, ये सिंचाई प्रेरणा हो लेने रही वाली है। बात है। और जिसका मौका हुआ ना, अधिकारी सब कर चुके हैं, शोधार्थी आते हैं। जी, जी, एक ही भारत के शोधार्थी नहीं, जी। मेरे पास 9 अन्य राष्ट्रों के शोधार्थी पहुंचे हैं, अरे वाह! जिन्होंने हमारा पुनर्जीवित एरिया देखा है अरे वाह! और सघन फॉरेस्ट देखा है। और जापान के शोधार्थी 2012 की आपदा के बाद जब 2014 में शोध पर आए, तो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट के फाइनल ईयर के शोधार्थी थे जिंटो निकोनो। जी, तो जी। उन्होंने उस समय हमारे वाटिका को, जल स्रोत को देख के दिखा था कि जस्ट लाइक जापान, अरे! उनको हमारा क्षेत्र बागेश्वर जापान की तरह नजर आया, जैसे पौधे बांस रिंगाल वो लगाते हैं। अच्छा। तो वो हमने करा था। तो उस समय भी कोई ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी पुरस्कार रुपये या इस पर ध्यान नहीं रखा, ना कभी कोई आवेदन किया। जी, फिर मेरे लिए जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी हो गई है, मोबाइल जैसा बन गया है, इंटरनेट जैसा हो गया, ये मेरे लिए जंगल हो गया है। जी। आज कहीं पर भी आपसे कोई बायोडाटा मांग रहा है, कोई चिल्ली मांगी जा रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें हमने उस समय सोचा नहीं, बस हम अपना धरातल पर काम करते रहे। जी, जी। तो लेकिन चूँकि आने वाला समय और ख़राब होने वाला है, हाँ बिल्कुल। तो नई पीढ़ी के सामने कुछ एग्ज़ाम्पल सेट हों, तो आप जैसे लोगों के कार्य भी ठीक जरूर है, वो जरूर आपका व्यक्तिगत विचार है कि हमें कोई इस प्रकार के प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, हमारा अपना एक व्यक्तिगत संकल्प है। लेकिन नई पीढ़ी को संदेश देने के हिसाब से, समाज को और मैं तो कह रहा हूँ विभाग को भी संदेश देने की दिशा में इस प्रकार आज का जो ब्लॉग है, मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सुने। करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, 100 नहीं, कम से कम 10 पेड़ यदि जरूर कोई जरूर। लगा गया तो हमारी जो लाइफ स्पैन है वो छोटी होती जा रही है। कभी 100 साल तक हमारा एक औसत उम्र मानी जाती थी, अब भाई 60 के आसपास आ गई है। तो कम से कम एक वृक्ष की जो उम्र है, यदि हम लोग एक वृक्ष लगा कर जाएँ, आप के बारे में जैसा मुझे मालूम है कि जिन घरों में बेटियां होती हैं तो आप उनको व्यक्तिगत रूप से पौधा भेंट करने जाते हैं। जी मैती की प्रथा हमारे उत्तराखंड से ही शुरू हुई, और आप ही की तरह अनेक लोग हैं जो तीज त्योहारों पर्व और इस तरह के कुछ यादगार मोमेंट्स को पौधारोपण से जोड़ देते हैं। और आदमी भावनाओं के चक्कर में, हम सामान्य तस्वीर कभी गिर जाए तो उतना दर्द नहीं होता, अगर हमारे पूर्वजों में किसी की तस्वीर लगी और नीचे गिर गई तो जी जब वो जी गिरती है तो ऐसा लगता है कि वो गिर गए, उनके प्रति एक भावनात्मक हमारा जुड़ाव रहता है। बिल्कुल। तो सर, इतने सारे पौधों के बारे में आज के सेशन में हमने थोड़ी देर पहले सुना, तो लगभग किस सन से आप ये सब कर रहे हैं, और सर इसको करने के लिए क्या आपने विधिवत कोई अध्ययन किया है या फिर व्यवहारिक रूप से ही आप अध्ययन करते चले गए? जैसा आपने बहुत सारे पौधों के बारे में बताया, मणिपुरी बाँझ के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ के बाँझ के साथ कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उस बाँझ के साथ आपने बताया कि इसके साथ अन्य प्रजातियों के पौधे बहुत तेज़ी से फलते फूलते हैं, और इसके अलावा इसमें कीड़ा नहीं लगता, फंगस नहीं लगता। तो इस इतना लंबा जो आपका अनुभव है, तो किसी प्रकार का अध्ययन या फिर कोई कोर्स वगैरह इस आपने किया या सर फिर ऐसा कोई नहीं, अनुभव के आधार पे? प्रकृति सब कुछ सिखा देती है, सिर्फ अगर अच्छा। हम उसमें अध्ययन करें। जी, जी। और हमने ये भी पाया कि जैसे हम अभी यहाँ इतने आदमी बैठे थे, जी। सब आदमी एक काम नहीं कर सकते। हाँ, कोई पक्षी के बारे में सोच रहा है, है ना? कोई, और ये सब कोरिलेटेड है, आपस में जुड़े हुई जी। चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से सब पेड़ एक काम को, हर काम को नहीं कर सकते हैं, जी, तो जी। इसलिए पेड़ों का समूह होना भी बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। मैंने यहाँ पाया जो हमारा बांज है, अलंकारी पौधा है हमारे यहाँ, जी, जी, कल्प जी। वृक्ष हम उसको मानते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन वो सदाबहार है, जी, जी। हमेशा हरा भरा रहता है। और उसमें जो बीज जमाव उसका बहुत कम है, जी, जी। हमारे यहाँ का बांज हाँ का। जी, हाँ जी। सड़ मणिपुरी जाता है। बांज का मैंने अध्ययन किया, और मुझे पहले पता नहीं था कि ये पतझड़ वाला है, लेकिन जब हमने अपने फॉरेस्ट में लगाया, उसमें पांगर भी लगाया, बांज भी लगवाया, फलियाड़ भी लगाया, उतिस भी लगाया, और जो हमारे प्राकृतिक रूप से महल के पौधे थे, उनमें हमने नाशपाती अपने वनों में बना रखी है। आज जो बंदर आ रहा है वो अच्छा। नाशपाती खा रहा है, गुड़ी खा रहा हाँ, है, तो अब फॉरेस्ट भी उस काम को बहुत ये हेल्प बहुत कर रही है, ज़रूरी जहाँ है जहाँ कि कर रहे हैं। फलदार पौधे भी लगे हाँ, ताकि जानवर घरों की ओर ना आए। घर की ओर ना आए। तो हमने ये अपना अनुभव, मेरा अपना अनुभव है जी, जी। कि हम किसी संयुक्त फॉरेस्ट में अगर पतझड़ वाले पौधे भी लगाएं तो हमारा संयुक्त फॉरेस्ट बनेगा। जी, जी। अगर कोई एक लाइनिंग आपकी पूरी पतझड़ वाली है, तो 2-3 महीने जब पतझड़ होंगे तो उस समय जो धूप की किरणें आपकी सारी पूरी ज़मीन में भी पड़ेंगी, जी, जी, जी। अन्य पौधों को भी मिलेगा, और उससे क्या होगा, हमारी जैव विविधता बढ़ जाएगी। जी, जी, जी। इसलिए मेरा कॉम्बिनेशन है कि पतझड़ और संयुक्त प्रजातियों को इस प्रकार से डेवलप करा जाए। तो उसमें मणिपुरी बांज भी आता है, और इसका बीज जमा बिल्कुल 98% है,
और चीड़ के साथ भी अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथिंग होती है, पोल फिनिशिंग के लिए भी अच्छा है। और इससे बढ़िया ये है कि इसमें हम 2 साल में 2 फसल इससे ट्रेसर भी हम मणिपुरी बाँस से ले तो सकते सर हैं। इन ये पौधों इसका को फ़ायदा तैयार है। करने के लिए नर्सरी बनाने में और उनकी केयर करने में एक अच्छी खासी मेहनत लगती है। सर तो ऐसा आपके है, साथ कोई संस्था जुड़ी हुई है, कोई किसी प्रकार का मेरे कोई साथ सहयोग कोई या, संस्था नहीं जुड़ी है। क्योंकि एक लंबा कार्य है। मैं सब संस्थाओं से जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा मेरा काम निःशुल्क का है। अच्छा और अच्छा। सब आदमी अगर निःशुल्क का करना शुरू कर देंगे तो हम्म, संसार कैसे चलेगा। हाँ ये भी अब है। मैं इसलिए निःशुल्क काम करता हूँ, मेरी अपनी भरपाई है। मेरे लिए वो पेड़ पौधे मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे इष्ट मित्र हो गए हैं। उनसे मेरा कोई सौदा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं सन 84 से कर रहा हूँ, तब जी कोई लोग पेड़ के बारे में बहुत कम जानते थे। जी जी जी। वन बनाने की बातें बहुत कम होती थी हमारे हाँ जी हाँ क्षेत्र जी। में। तो 90 से मैंने मेरी माता जी के नाम से वाटिका की स्थापना की। तो उसमें मैंने वही पौधों का क्या, जैसे हम आज कासनी के पौधे उसमें लगा रहे हैं, और गुड़मार का पौधा हमने उसमें लगा रखा है। कई और भी ऐसी जड़ी बूटियाँ शुगर हैं के लिए आपने शुगर के बताया। लिए। तिमूर पर हम काम कर रहे हैं, जी और जी। तिमूर के जगह जगह तिमूर के पौधे लगा रहे हैं, चंदन के लगा रहे हैं, रुद्राक्ष के लगा रखे हैं। तो आज जो कई इस प्रकार के जो वहाँ पर दल आते हैं, कई पेशेंट्स आते हैं, तो डॉक्टरों के पास शुगर फ्री पेशेंट ही नहीं है, लेकिन देव की लघु वाटिका के पास शुगर फ्री पेशेंट हैं। एक मन की ऐसी जिज्ञासा है। जी जी। और रही बात उसकी, तो इसमें मेरा पूरा परिवार का मुझे सहयोग रहता है, अच्छा। और पूरी फैमिली का मेरा सहयोग रहता है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो अन्य लोगों ने मेरे से जुड़े हैं, या जो कोरोना काल से कई ऐसे युवा आए, उन्होंने मुर्गी फार्म खोला, तो हमने 5 प्रजाति का बांस अपने क्षेत्र में बना रखा है। तो जी हमने जी। उनको बांस की सप्लाई की, उन्होंने मुर्गी फार्म बनाए, और सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया। उन्होंने मशरूम उत्पादन शुरू किया। तो जी हमने जी। 5 किसानों को तो मशरूम के लिए बांस उपलब्ध कराया, उसमें फंगस अरे नहीं वाह! होता है। हाँ, बात मुर्गी फार्म वालों को बांस उपलब्ध कराया, उसमें फंगस नहीं लगता है। तो बहुत आज बढ़िया। कई लोग नर्सरी भी कर रहे हैं, और नर्सरी में साग सब्जी भी बेच रहे हैं, पेड़ पौधे भी प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, मुर्गियों बाड़ा भी उन्होंने बना रखा है, और मशरूम पर भी काम कर रहे हैं। तो कई लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो मेरी उनसे यही राय कि वो निःशुल्क नहीं, वो अपना शुल्क लेके काम करते हैं, हाँ, तो क्योंकि बहुत कहीं अच्छा न रोजगार उनका कहीं चल जी, रहा जी, है। जी। अब रही बात मेरी निःशुल्क की, तो अब इसमें मैं अंतिम समय में क्या पैसा लूँ, इसलिए उसके साथ कोई सौदा नहीं हो सकता। लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, जितनी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई हो सकती है, मेरा वो प्रयास निरंतर जारी रहेगा। जी, जी, आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ें और आपकी ये जो मशाल आपने जलाई है उसको लेकर आगे बढ़ें। तो सर नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, प्रकृति के प्रति किताबों में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये चिंता का विषय भी है। थोड़ी देर पहले पक्षी मेले में हम समापन समारोह के अवसर पर थे, और किसी ने कहा कि अगर पशु पक्षियों के बारे में, नौलों के बारे में अध्ययन करना है तो अपने बुजुर्गों के पास बैठना शुरू कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपकी तरह भी जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी अब रहे नहीं पुराने ज़माने के, नौलों वाला कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और जीवन शैली तेज़ी से बदलती जा रही है। हालांकि कोरोना ने एक बार दोबारा से प्रश्न अपने से पूछने का एक अवसर दिया कि भैया सोच लो क्या करना है, और कई लोग वापस आए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से आसपास के लोगों को? मैं लगभग सभी से कहना चाहूँगा, और विशेष नई पीढ़ी से। नई पीढ़ी इतना जान ले, आज फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन निःशुल्क अगर कोई चीज़ देती है, वो सिर्फ ये प्रकृति है। तो मैंने प्रकृति के लिए लिखा भी है, प्रकृति ही जीवन जगत जननी है, बिन मांगे जो दे दे वो सिर्फ प्रकृति है। इसका सदुपयोग ही जीवन बचाना है। प्रकृति एक अनमोल खुला खजाना है। एक हमारी माता होती हैं, जो हमें भूख नहीं होने पर भी बार बार जबरन खिलाती हैं, मना करने के बाद भी देती हैं, हाँ बिना जी मांगे दे देती हैं। जी जी और आज भी हम कहते हैं कि हम प्रकृति के ऋण से, माता पिता गुरुजनों के ऋण से ऋणी नहीं हो सकते हैं। जी आज चांद मंगल ग्रह की बातें हो रही हैं, जी सारी इतनी टेक्नोलॉजी बन गई है, पूरा प्राकृतिक वातावरण को आदमी ने अप्राकृतिक खान पान की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। जी जी गौ को हम गौ माता मानते हैं, लेकिन जब नया जच्चा बच्चा जन्म लेता है, तो हमारे पास आज ऐसा विज्ञान, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डॉक्टर बना दिए, जिन्होंने गाय का दूध नई पीढ़ी का बंद करा दिया। हाँ, आप आज सही उनके कह लिए रहे हैं। पैकेट का दूध आ रहा है। पैकेट का आ तो गया दूसरा, और एक मैं आपकी बात भी जो काटता भी आया हूँ, है, क्षमा तो इस चाहता हूँ। एक प्रकार का विकास वाकया ना हो। मुझे नज़र आता है अभी हाल ही के दिनों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी संस्थान या आश्रम से जुड़ा मसला है। तो उनके यहाँ पर एक गैया है,
गौ माता है और एक बछिया है। बछिया जो है वो बड़े साइज़ की है असल में, उनकी जो जिस प्रजाति की वो गाय है तो बड़े साइज़ की है। तो बीच में ऐसे ही हम लोग बैठे तो वहाँ पर डॉक्टर आए हुए थे जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए आते हैं। तो उनमें से एक महाशय का कहना था कि अरे साहब, कितनी बार प्रयास कर दिया कृत्रिम गर्भाधान का, लेकिन ये गाभिन नहीं हो पा रही है। तो मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, जूलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एमएससी किया जूलॉजी से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी इसकी उम्र क्या है? तो उन्होंने बताया कि 1-1.5 साल इसकी उम्र है। तो फिर बड़ी अजीब बात है, वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हमें दूध मिले, और लेकिन प्राकृतिक रूप से हर प्रजाति का, हर जानवर का, तो विशेष रूप से गौ माता का वो एक प्राकृतिक नियम है। कृत्रिम गर्भाधान के साथ मैं देख रहा हूँ कि चाहे आप फलों की बात कर लीजिए, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, और कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यता से गाय को जोड़ा गया था। और गाय अगर आसपास है तो ऐसा माना जाता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही, समस्याएं अपने आप ही उसका समाधान। आजकल लोग क्या करते हैं, यूज़ एंड थ्रो की कल्चर पर गाय पालन कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि नई पीढ़ी के साथ कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं सर। ये कल्चर हमारे गाय और जर्सी गाय, ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, पूजा पाठ में संकर प्रजाति है की ना। गाय का, और हमने अपना संरक्षण करना है तो हमने अपनी संकर गाय और अपनी बजरी गाय, इनका उपयोग करना चाहिए, जो हमारे यहाँ की किसी भी पहाड़ी की चोटी में चरकर ऐसा दूध देगी। भले ही वो 10 लीटर ना दे, 2 लीटर दूध दे, उससे भी लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, वैल्यू बहुत, वो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अमृत के समान है। जी। तो हम प्राकृतिक चीज़ को अप्राकृतिक ना करें, और कम से कम गाय पे तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो दक्षिणी, ये पश्चिमी सभ्यता पे जो हमने जर्सी गाय और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का ये कह रहा है, उन्होंने ये मीट के पर्पज पे कर रखा है। जो आपने यूज थ्रो वाली बात करी, वो उन्होंने गाय पर प्रयोग कर रखा है, क्योंकि उनकी गाय 17 महीने के अंदर गाभिन हो जानी चाहिए, 2.5 साल के अंदर बछड़ा आ जाना चाहिए, और उसके बाद रेगुलर वो हर साल बच्चा देगी। तो कम से कम वो 5 साल 10 साल जितना दूध उसका बढ़ाया जाएगा पूरा ले लेंगे, उसके बाद वो मीट पर्पज पर चले जाता है। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कर सकते। आज हमारे वहाँ इतना मुक्त गौवंश घूम रहा है, तो मैंने गौ सदन या गौवंश बचाने के लिए एक मुहिम अलग से छेड़ रखी है कि हम कैसे गाय को पालेंगे। मेरा ये विचार है, हमारे यहाँ जो चीड़ के जंगल है, उसमें अगर हम गाय को मुक्त छोड़ दें तो चीड़ के जंगल को कोई नुकसान नहीं। तो कम से मेरी सरकार से डिमांड थी कि मुझे 50 हेक्टेयर जगह या 20-25 हेक्टेयर जगह चीड़ का जंगल सौंप दो, मैं अपने जनपद बागेश्वर की मुक्त गौवंश की पूरी व्यवस्था उसके अंदर करा दूंगा। अब आप कहेंगे कैसे करेंगे। मेरा ये कथन था कि कोई वन चीड़ का है, उसके अंदर हमने 50-100 जानवर भेज दिए, जैसे पहले से गांव में चराई होती थी, और उस क्षेत्र को हमने कहीं पर फिनिशिंग कर दी, कहीं पर पत्थरों की बाढ़ मार दी, कहीं झाड़ियाँ लगा दी, सारे जानवर हमारे 50 हेक्टेयर के अंदर आए। अब हम उसको संयुक्त फॉरेस्ट बनाएंगे। अब कहेंगे कैसे बनाएंगे, हमने बाँस का पौधा लगाया, फलियाड़ लगाया, पत्थरों से घेर के या ट्री गार्ड से उसको बंद कर दिया, 3 साल बाद ओपन हो जाएगा। फिर गोबर भी करेंगे, गोबर भी करेंगे, प्राकृतिक खाद मिल जाएगी जी। तो बाँस का पौधा, फलियाड़ का पौधा, उतीस का पौधा, रिंगाल का पौधा और बाँस इस टाइप के हैं, जितना इनको काटोगे और वो चारा पत्ती जानवर करेगा, वो मरती नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से हमारी गैया मुक्त गौवंश से जंगलों में रहता, प्राकृतिक रूप से जरूरत होती, कहीं रेन सीट हट बना दिए जाते, पानी की व्यवस्था वहाँ स्रोतों से कर ली जाती, तो हमारा वो क्षेत्र इतना सघन फॉरेस्ट और इतनी जैव विविधता से बनता, जो उसकी गोबर खाद है, स्थानीय लोग उससे ईंधन का काम कर सकते थे, खेती का काम उससे कर सकते थे, और गैस चूल्हा गोबर प्लांट उसमें बना सकते थे, और कोई गाय उसमें ब्याह जाती है, बछड़ा हो जाता है, उसको वो बिक्री कर सकते थे, और जो गाय की पूजा करना चाहते हो चारा पत्ती वहाँ दा सकते थे, और जंगलों में जैव विविधता बढ़ जाती, और जो हमारा फल पट्टी उसके बीच में बनती, उसमें आंवला होता, अमरूद होता, हरड़ होता, बहेड़ा होता, मेल में नाशपाती होती, और जो कई प्रकार की सेब हम हो रहे तो उसमें घिंगारों में उसमें कटिंग लगा के हम नेचुरल वन बना सकते थे। उससे क्या होता, हमारा एक बंदरवाड़ा भी सुरक्षित बनता, तो हमारे ना तो बंदर घर आते, ना सुरक्षित आते, और उतने जानवरों का एक समूह अगर प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जनपद में 50 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर में अगर ऐसा बने, तो ये जो जंगल में बाघ गांव गांव आ रहा, ये भी नहीं आता।
तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट था। एक जो जगह मैंने प्रयास कर रखा है उसकी सर्वे भी हुई है। देखते हैं सरकार या वन विभाग या आम जनमानस कितनी मदद करता है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मैं करीब 15 साल से प्रत्येक मुख्यमंत्री को ये चीज़ दिख रहा हूँ। तो अभी तक तो धरातल पर ये बात आई नहीं, लेकिन आ जाए तो हमें जो इतना मुक्त गोवंश बाजारों में, गांव में, घरों में, खेत खलिहानों में लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और सरकार से बजट के आवंटन की बात कर रहे हैं। सरकार बजट भी खुल के गौसदनों के लिए दे रही है। बजट आधारित तो चीजें ज्यादा हो गई हैं, तो आदमी क्या कर रहा है कि बजट के कारण प्रोजेक्ट बना दे रहा है। हाँ। लेकिन व्यवहारिक रूप से फिर कुछ समय के बाद निरस्ता आ जा रही है, उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो मैं ये दूर करना चाह रहा था कि इस भार को, कि गौसदनों के लिए पेमेंट जो जा रही है, फिर बहुमंजिली बिल्डिंगें बन रही हैं, फिर बार बार सरकार से वो संस्थाएं पैसे के लिए कर रही है, और अपने सोशल मीडिया में ऐसे डाल दी कि सरकार या कोई मदद नहीं कर रहा, हमारी गाय इतनी मर रही, ये हो रहा, सो हो रहा। सरकारों ने अपने प्रोजेक्ट्स तो रखे। 2 मंजिली 3 मंजिली बिल्डिंग में तो गैया रहेगी नहीं, गाय प्राकृतिक रूप से रहेंगी। तो हमारे वहाँ का जो वातावरण है, एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से मुक्त गौवंशों को पूरी सुरक्षित तरीके से प्राकृतिक रूप से अगर हम फॉरेस्ट में छोड़ देते, चीड़ के जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता, दूसरे उसमें वो होता। रही बात चीड़ कंट्रोल करने की, तो मैंने अपने उसमें ये अध्ययन किया, हमारी जो उत्तरी ढाल दक्षिणी ढाल है, अगर हमें अपने वहाँ का हर घर जल पहुँचाना है, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, सरकार की बहुत बड़ी सोच है। अगर हमारा ये प्रयास है तो हम अपने दक्षिण ढाल की चीड़ को तो सुरक्षित रखें। जहाँ हार्ड रॉक है, तेज धूप आती है, जितना हार्ड रॉक तेज धूप आएगी, चीड़ का पौधा उतना सीधा होगा, अच्छा रेजिन आएगा, अच्छा रेशा आएगा। पूरा नष्ट करना भी ठीक नहीं। जितनी छाया आपकी होगी, छाया क्षेत्र उत्तरी ढाल में, वहाँ चीड़ टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, इसलिए वहाँ के चीड़ को कम कर लें। वहाँ हम अपने पारंपरिक वन बनाएं, तो हमारे जल स्रोत भी पुनर्जीवित रहेंगे। तो सारी चीजें, वन विभाग भी चलेगा, वन निगम भी चलेगा, और ग्रामीण भी खुशहाल रहेंगे, और पूरी प्राकृतिक जैव विविधता के साथ हम अपने प्रदेश को धन धान्य बना पाएंगे। ये मेरा अपना मानना था। तो मित्रों, हमारे साथ आज किशन मलड़ा जी आज के सेशन में रहे, और बहुत सारी जानकारियां आपके माध्यम से हमको मिली। पक्षी मेला जो कि काफल होम स्टे में आयोजित किया गया था, उसके समापन अवसर पर आज हम लोग एकत्रित हुए, और किस तरह से प्रकृति में पेड़ पौधों के साथ साथ पक्षियों का, पशुओं का, सबका अपना कोरिलेशन है, और उनके बीच में कहीं ना कहीं मानव प्रजाति के रूप में हम लोग माध्यम हैं इन चीज़ों को संरक्षित करने का। अब ये दिशा हमें तय करनी है कि हम किस प्रकार से अपने आसपास के, क्योंकि काफल होम स्टे जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, एक मैनमेड फॉरेस्ट का स्वरूप ले रहा है, और 20-25 वर्षों में यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के फलदार, फूलदार पेड़ पौधे डेवलप किए गए हैं, और आने वाले समय में बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर आ रही हैं। आने वाले समय में इनकी प्रजातियों में इजाफा होगा, बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। नमस्कार।